नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास रहेगी सेल एवं बैटरी की भाग 3। इससे पहले हमने भाग 2 और वह भाग 1 पूरा किया है। तो इस भाग 3 में हम सबसे पहले देखेंगे द्वितीयक सेल के प्रकार के बारे में। तो द्वितीयक सेल के जो प्रकार है वह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार जो है वह है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल, इसे सीसा संचयक सेल भी कहते हैं। सीसा संचयक सेल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेड एसिड सेल अर्थात सीसा संचयक सेल के बारे में। तो लेड एसिड सेल की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ये लेड एसिड सेल की संरचना है। लेड एसिड सेल, तो ये जो होता है वो वेंट प्लग होता है। वेंट प्लग, ये हमारा नेगेटिव सिरा है जो पतला व बड़ा होता है, और ये हमारा पॉजिटिव सिरा है जो मोटा और छोटा होता है। हमारे इसमें नेगेटिव प्लेट की जो संख्या है वो धनात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है। अर्थात इसमें आप नेगेटिव प्लेट गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, जबकि पॉजिटिव प्लेट कम होगी। तो ये पॉजिटिव प्लेट आई हमारी 1, 2, 3, तो कितनी कम है? 1 कम। तो लेड एसिड सेल में पॉजिटिव प्लेट की संख्या नेगेटिव प्लेट से 1 कम होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट से 1 ज़्यादा होती है। और जो ये प्लेटें होती हैं वह इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होती है, और ये 5 से 10 mm तक डूबी रहती है। जो प्लेटें हैं वो 5 से 10 mm तक डूबी रहती है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब देखते हैं हम वेंट प्लग के बारे में। तो वेंट प्लग का कार्य क्या होता है? ये चार्जिंग अवस्था को जांचने का काम में करता है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग अवस्था नापते हैं हम, उसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर को हम इसी वेंट प्लग से नीचे भेज उसमें डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो इससे हम उसका अपेक्षित घनत्व नापते हैं। हाइड्रोमीटर के बारे में आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइड्रोमीटर क्या होता है। तो वेंट प्लग का जो कार्य है वह चार्जिंग अवस्था को जांचने का है। चार्जिंग अवस्था जांचने हेतु। अब इसी वेंट प्लग से गैसें भी निकलती हैं। गैस निकलती है। जो हाइड्रोजन के बुलबुले जो होते हैं वह इसी वेंट प्लग से निकलते हैं। इसमें जो प्लेटें होती है वो 5 से 10 mm डूबी रहती है। इसमें प्लेटें 5 से 10 mm डूबी रहती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों से 1 अधिक होती है। ऋणात्मक प्लेटें धनात्मक प्लेटों से 1 अधिक होती है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि धनात्मक प्लेटें ऋणात्मक प्लेटों से 1 कम होती है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट भाग की। तो इसमें ये जो होता है, ये जो चीज़ है, ये ऋणात्मक प्लेट है हमारी, और ये धनात्मक प्लेट। तो इसके बीच में हम सेपरेटर काम में लेते हैं। तो ये जो है वह सेपरेटर है। तो सेपरेटर का कार्य क्या है? लघुपतन को रोकना। सेपरेटर। तो सेपरेटर पहले बात करते हैं हम, ये किसका बना होता है? छिद्रयुक्त रबर प्लेट का से निर्मित होता है। छिद्रयुक्त रबर प्लेट से।
और ये लघु पतन को रोकता है, अर्थात शॉर्ट सर्किट को। नेगेटिव वो धनात्मक प्लेट मिल जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसको रोकने का कार्य सेपरेटर करता है, लघु पतन को रोकना। अब बात करते हैं इसमें अगर हम इन प्लेटों की मजबूती बढ़ाते हैं, मजबूती बढ़ाने के लिए हम एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्योंकि ये शीशा संचयक सेल है तो इसमें प्लेटें शीशे की बनी होती हैं जो नरम होती है, तो इसमें अगर इसको मजबूती प्रदान करती है तो इसमें एंटीमनी मिलाया जाता है। इसमें मजबूती प्रदान करने हेतु प्लेटों को या प्लेटों में एंटीमनी मिलाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तनुगंधक अम्ल। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट तनुगंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें तनुगंधक अम्ल और इसमें पानी भी मिलाया जाता है। तो इसमें तनुगंधक अम्ल और पानी का जो अनुपात होता है वह 1:3 होता है। तो इसमें H2SO4 व पानी अर्थात आसुत जल मिलाया जाता है इसमें, आसुत जल। तो इसका जो अनुपात होता है क्रमशः वह अनुपात 1:3 होता है। परीक्षा में आपको डायरेक्ट ये भी दे सकता है कि लेड एसिड सेल का जो तनु इलेक्ट्रोलाइट और पानी का अनुपात कितना होता है, तो वह 1:3 होता है। अब बात करते हैं इसमें प्लेटें शीशे की बनी होती है और इसमें जो सेपरेटर काम में लिया जाता है, जो इनके बीच इस शीशे प्लेट सेपरेटर तो छिद्रयुक्त रबर प्लेट का होता है, जबकि शीशे प्लेटों के बीच में भी एक पदार्थ भरा जाता है जो रेड लेड होता है। तो इसमें प्लेटों के बीच रेड लेड अर्थात Pb3O4 रेड लेड लुगदी के रूप में भरा होता है, लुगदी के रूप में भरा होता है। तो ये है हमारा लेड एसिड सेल, जो द्वितीयक सेल का फर्स्ट प्रकार है। अब बात करते हैं हम लेड एसिड सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में, अर्थात ईएमएफ। तो लोड सहित अवस्था में इसका जो ईएमएफ है वह 2 वोल्ट होता है। लोड सहित तो 2 वोल्ट, वह बिना लोड के अर्थात लोड रहित 2.2 वोल्ट। तो इसमें आप कन्फ्यूजन होती है कि लेड एसिड सेल का 2 वोल्ट होता है या 2.2 वोल्ट ईएमएफ होता है। तो लोड सहित तो 2 वोल्ट होता है और बिना लोड के 2.2 वोल्ट। अब बात करते हैं इसमें चार्जिंग के समय की, क्योंकि ये द्वितीयक सेल है और द्वितीयक सेल को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग के समय की बात करते हैं हम। तो चार्जिंग के समय जो धन प्लेटें होती है, पॉजिटिव प्लेटें, वह लेड पर ऑक्साइड की बन जाती है, लेड पर ऑक्साइड की, अर्थात PbO2। वह नेगेटिव प्लेट जो है, नेगेटिव प्लेट वह स्पंजी लेड की बन जाती है, स्पंजी लेड बन जाती है। तो चार्जिंग के समय तो पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड की, वह नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड की बनती है। अब बात करते हैं हम डिस्चार्जिंग के समय की।
तो डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटें लेड सल्फेट अर्थात PbSO4, दोनों प्लेटें PbSO4 अर्थात लेड सल्फेट बन जाती है। डिस्चार्जिंग के समय इसका अपेक्षित गुरुत्व अर्थात इसे हम अपेक्षित गुरुत्व या विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, तो उसका मान कम हो जाता है। विशिष्ट गुरुत्व का मान कम होता है। वो कब होता है? डिस्चार्जिंग के समय। विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है और इसे मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का भी यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो विशिष्ट गुरुत्व का मान डिस्चार्जिंग के समय कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके दोषों के बारे में। तो इस सेल में जो दोष होते हैं, हमारे लेड एसिड सेल अर्थात सीसा संचयक सेल में जो दोष होते हैं वह हमारे 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के आपको मैं पहले नाम बताता हूँ। पहला है हमारा कोरोजन दोष। दूसरा है बकलिंग दोष। और तीसरा जो हमारा दोष है वह है सल्फेशन दोष। और चौथा है हमारा सेडिमेंटेशन दोष। तो ये 4 प्रकार के दोष हमारे लेड एसिड सेल में होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोरोजन दोष की। तो कोरोजन दोष क्या होता है? बैटरी के टर्मिनल पर अम्ल व हवा की नमी के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। बैटरी का जो टर्मिनल है उसमें अम्ल व हवा के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और उस टर्मिनल के ऊपर हल्की परत जमना शुरू हो जाती है। वो नीली सफ़ेद परत होती है जो जमना शुरू हो जाती है, जिससे धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है या धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये दोष हमारा कोरोजन दोष कहलाता है। अब बात करते हैं हम इसके निवारण की, कि इसे दूर कैसे किया जाता है। तो गर्म पानी से भिगोए कपड़े से साफ करके, गर्म पानी के भिगोए कपड़े से साफ कर, या फिर इसको हम तेल, स्नेक या ग्रीस की परत लगाकर भी दूर रख सकते हैं। तेल, स्नेक या ग्रीस की परत लगाकर हम कोरोजन दोष को दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम बकलिंग दोष के बारे में। तो उच्च दर पर यदि हम सेल को चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसके कारण उसकी प्लेटें मुड़ जाती है और यही हमारा बकलिंग दोष कहलाता है। तो इसका हम निवारण देखते हैं। तो इसको दोष को दूर रखने के लिए हमें किसी भी सेल या बैटरी को 6 एम्पीयर से अधिक व 25 एम्पीयर से अधिक, 6 एम्पीयर से अधिक पर आवेशित व 25 एम्पीयर से अधिक पर निरावेशित नहीं करना चाहिए। तो इसे दूर रखने के लिए हम 6 एम्पीयर से अधिक पर आवेशित व 25 एम्पीयर से अधिक पर निरावेशित नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा बकलिंग दोष हल हो जाता है। अब आता है हमारा तीसरा दोष, सल्फेशन दोष। तो सल्फेशन दोष किसे कहते हैं? तो यदि कोई भी सेल या बैटरी है, उसको हम यदि 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक काम में नहीं लेते तो उसकी रेड लाइट जो लुगदी होती है वह नीचे गिरने लग जाती है, क्योंकि वह कठोर हो जाती है। तो ये दोष हमारा सल्फेशन दोष कहलाता है।
इसका हम निवारण देखते हैं कि इसको हम दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए हमें किसी भी बैटरी या सेल को 1 सप्ताह में पूर्ण आवेशित व पूर्ण निरावेशित जरूर करना चाहिए। तो इसे दूर रखने हेतु, इस दोष को दूर रखने हेतु बैटरी को सप्ताह में 1 बार पूर्ण चार्ज व पूर्ण डिस्चार्ज अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो ये हमारा सल्फेशन दोष का निवारण है। अब देखते हैं हमारा अगला और चौथा दोष, सेडिमेंटेशन दोष। तो सेडिमेंटेशन दोष होता क्या है? तो सेल को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते समय रेड लेड की लुगदी का कुछ अंश नीचे जमा हो जाता है। तो इसके कारण वह बैटरी शॉर्ट सर्किट की संभावना उस बैटरी में बनी रहती है। तो इस दोष को सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं। तो इसका हम निवारण देखते हैं। तो किसी भी बैटरी में सेडिमेंटेशन दोष दूर करने के लिए उसमें जो सेपरेटर का उपयोग किया जाता है, तथा उसमें आसुत जल का आवश्यकता अनुसार समय समय पर भरना चाहिए। तो सेपरेटर प्रयोग तथा आसुत जल का प्रयोग करना चाहिए और आसुत जल को हम समय समय पर बैटरी में डालते रहना चाहिए। ये देखा हमने लेड एसिड सेल की संरचना और दोष के बारे में। अब देखते हैं हम लेड एसिड सेल के उपयोग कहाँ किया जाता है। तो लेड एसिड सेल का उपयोग, तो लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के निर्माण में, दूसरा आता है वाहनों में, घरों में और रेलगाड़ी में आदि में लेड एसिड सेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम द्वितीयक सेल का दूसरा प्रकार, निकिल आयरन सेल के बारे में। निकिल आयरन सेल को हम एडिशन सेल या नीफे अर्थात निकिल और आयरन का फे, तो नीफे सेल या क्षारीय सेल। तो निकिल आयरन सेल के इतने सारे नाम हैं, क्षारीय सेल, एडिशन सेल या नीफे सेल। तो अब बात करेंगे हम इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH प्लस LiOH अर्थात लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्रयोग में लेते हैं। अब बात करते हैं इसके EMF की। तो इसमें जो EMF उत्पन्न किया जाता है वह 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। दूसरा देखते हैं इसके आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। आंतरिक प्रतिरोध, तो निकिल आयरन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। अब देखते हैं हम कैथोड और एनोड के बारे में। तो इसका जो कैथोड है वह आयरन हाइड्रेट का बना होता है अर्थात FeOH2 आयरन हाइड्रेट का, और जो एनोड होता है वह आयरन निकिल का बना होता है, निकिल का या निकिल हाइड्रेट का अर्थात
OH2। एनोड निकिल का और कैथोड आयरन का बना होता है। अब बात करते हैं इसकी दक्षता की। तो निकिल आयरन सेल की जो दक्षता है वह 80% होती है। निकिल आयरन सेल की दक्षता 80% होती है और ये लेड एसिड सेल की तुलना में छोटा व हल्का होता है। लेड एसिड सेल की तुलना में हल्का व छोटा होता है। हल्का व छोटा होता है। इसकी प्लेटें अधिक मजबूत होती है। प्लेटें अधिक मजबूत होती है। इस कारण इसका जो आयु होती है, अर्थात ये लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है, इसकी आयु अधिक होती है। इससे इसकी आयु अधिक होती है। तो निकिल आयरन सेल की जो आयु होती है वह अधिक होती है। अब देखते हैं हम द्वितीयक सेल का लास्ट प्रकार, जो है निकिल कैडमियम सेल। दूसरा प्रकार था निकिल आयरन सेल और तीसरा प्रकार है निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है वह KOH प्लस LiOH का ही प्रयोग किया जाता है, जो निकिल आयरन सेल में किया जाता है। उसी इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग निकिल कैडमियम सेल में भी किया जाता है, KOH प्लस LiOH, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करें इसके EMF की, तो ये हमें 1.5 वोल्ट प्रदान करता है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध वह कम होता है, क्योंकि इसमें कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, जबकि निकिल आयरन सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। अब बात करें इसके कैथोड और एनोड के बारे में, तो इसका जो कैथोड है वह कैडमियम धातु का बना होता है। कैडमियम अर्थात नेगेटिव प्लेट, और इसका जो एनोड होता है वह निकिल का बना होता है, अर्थात पॉजिटिव प्लेट। तो यह है निकिल कैडमियम सेल। तो हमने पढ़े द्वितीयक सेल के प्रकार, जिसका पहला प्रकार है लेड एसिड सेल, दूसरा प्रकार है निकिल आयरन सेल और तीसरा है निकिल कैडमियम सेल। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, इससे आगे देखेंगे हम अगली क्लास में। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।